तो ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो तुझे टॉप के 3% में ला रही है और 97% ऑफ द क्राउड को तू बीट कर पा रहा है, उसके लिए तुझे 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। हाय, मेरा नाम पार्थ गोपालकर है। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ NLU नागपुर से। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो क्लैट 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2028। पहले तो मैं भाई शब्द का इस्तेमाल करूँगा। भाई का अर्थ होता है उसमें बहन भी इंक्लूड हो जाती है, तो भाई एक जनरल शब्द है। और मैं पहले थोड़ा सा बेसिक एग्जाम के बारे में बताऊंगा। अगर तुम लोगों को थोड़ा आइडिया है, तुमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो फिर तुम थोड़ा सा पार्ट वीडियो का स्किप कर सकते हो, मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। क्लैट जो है वो एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया गया है उसको क्लैट बोलते हैं। इसे कंडक्ट कराता है कंसोर्टियम ऑफ NLUs। एंड NLU क्या है अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो जैसे मेडिकल फील्ड में एम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए IITs होते हैं, वैसे ही लॉ के लिए NLUs करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। सो अराउंड 25 है कंट्री में, एंड इन सब के लिए एक एग्ज़ाम होता है। एक NLU दिल्ली है, उसके लिए सेपरेट एग्जाम लेते हैं एलियट करके, बट बाकी जो 24 NLUs हैं और कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है क्लैट। इस एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, GK एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब मैथमेटिक्स। और 120 मार्क्स होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही साथ 120 मिनट्स भी। और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब नेगेटिव मार्किंग का अर्थ ये होता है कि अगर तुम्हारा एक सवाल गलत हुआ तो तुम्हारे जो सही सवाल है वहाँ से नंबर कटेंगे। मतलब अगर तुम 2 सवाल अटेम्प्ट करते हो, तुम्हारा एक सही जाता है, एक गलत जाता है, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो जो तुम्हारा सवाल सही गया उसमें तुम्हें 1 नंबर मिल रहा है, जो सवाल तुम्हारा गलत मिला उसमें तुमको 0 मिल रहे हैं। पर नेगेटिव मार्किंग होने के वजह से जो 0.25 तुम्हारे सही वाले हैं उसमें से कटेगा, और तुम्हारा एग्रीगेट स्कोर जो आएगा दैट वुड बी 0.75। तो ये चीज़ पूरे 120 सवालों में अप्लाई होगा। तुम ज़्यादा सवाल गलत नहीं कर सकते, ज़्यादा तुक्के मार नहीं सकते, और इसलिए इस एग्ज़ाम का थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाता है। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में इसमें 450 वर्ड्स के पैसेजेस होते हैं। 450 वर्ड्स अराउंड होता है एक पेज ऑफ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। तो एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के इतना 450 वर्ड्स के पैसेजेस आएंगे, उसके बेसिस पे आपको 5 सवाल होंगे, और ऐसे ही पूरे 120 सवाल बनने होते हैं। तो ये मत समझ लेना कि जैसे तुमने क्लास 10th की बोर्ड्स में इंग्लिश में देखा था कि एकदम ही सिंपल सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और सभी को वो जम जाता है। इसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी अलग है, और इसकी रिक्वायरमेंट है कि तुम अलग से थोड़ा एफर्ट डालो, अलग से उस चीज़ों पे ध्यान दो। ये एग्ज़ाम तुम तीनों स्ट्रीम से दे सकते हो। तुम साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तुम डेफिनेटली एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ जब तुम्हारा 12th बोर्ड्स होने का है उस टाइम से ही तुम एलिजिबल हो। तो ये एग्ज़ाम होता है दिसंबर में हर साल। तो जो 12th का, जो बच्चे अभी 12th में होंगे जिनका मार्च में बोर्ड्स होगा, उनके लिए क्लैट हो चुका है। उनका क्लैट 2026 था, वो एग्ज़ाम हो चुका है। जो अगले साल मतलब अभी 11th के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन्होंने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यार अब मैं तुमको एक मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ कि वो एग्ज़ाम को किस तरीके से देखना चाहिए। एक स्टीव जॉब्स की कहावत है कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स। इसका अर्थ, डॉट्स का अर्थ उसने इवेंट्स से सिग्निफाई करा है, और इसका अर्थ ये कि जब चीज़ें घट जाए ना, तभी आप अपने जीवन में पीछे देख सकते हो और फिर समझ सकते हो कि क्या चीज़ें सही हुई, क्या चीज़ें गलत हुई। तो मैं अगर अभी पीछे देखूँ, क्योंकि मेरा भी क्लैट 2021 दिया था, उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आज NLU में बैठा हूँ, तो इसलिए मैं एक अलग पर्सपेक्टिव तुमको प्रेजेंट करूँगा जो शायद तुमको कोई और तुम्हारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो पहले तो ये चीज़ समझ लो, ये एक रैट रेस है। तुम चाहे उसको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो या मत करो, रैट रेस है। 60,000 लोग भागेंगे, 60,000 लोग, सबको एक ही टारगेट है, NLU में जाना है। एंड इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का बहुत बड़ा डोमिनेशन है। तो जो लोग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, जिनके यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बोली जाती है, एक अपब्रिंगिंग उनकी इंग्लिश एनवायरनमेंट में हुई है, या जिनके ICSE बोर्ड रहा है, CBSE बोर्ड रहा है, ये लोगों का एक अपर हैंड पहले से है। और कुछ लोग तो होते ही जो पहले से टैलेंटेड हैं। तो तुमको ये मान के चलना होगा कि ये 60,000 लोगों में कुछ लोग होंगे जो तुमसे पहले से ही ऊपर जाके बैठे हुए हैं, उनके लिए डिस्टेंस बहुत कम है, और तुम्हारे लिए डिस्टेंस हो सकता है ज़्यादा हो, कंसिडरिंग दैट कि तुम्हारा इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं था, तुम्हारे एनवायरनमेंट उतना बढ़िया नहीं था। पर एक चीज़ ये मत समझ लेना कि भाई तेरा इंग्लिश ख़राब है तो इसलिए तो एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। तेरे पास में अभी बहुत टाइम है। हम अभी जैन में बैठे हुए, मैं देखो एकदम अच्छे से बताऊंगा कि क्या चीज़ें करनी है, कैसे चीज़ें करनी है और कहाँ से करनी है, ताकि तू इस एग्ज़ाम में सबसे
अच्छे लेवल पे नंबर लेके आ पाए और ये एग्ज़ाम अल्टीमेटली फोड़ पाए, कि NLU में देखो एडमिशन मिल सके। अब मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ क्लैट के बारे में। क्लैट का एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा यार, कुछ लोगों का ना वो 2 घंटे का एग्ज़ाम बिगड़ जाता है, तो उनको लगता है कि यार ये 2 घंटे में हमको क्या जज कर लेंगे, मैंने साल भर कितनी मेहनत करी है। ये एकदम सही चीज़ है। मेरे को भी लगता है कि जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि एक स्टूडेंट का केवल स्टडीज़ में कितना स्कोर आ रहा है इसके बेसिस पे इसको एडमिशन नहीं मिलती, वो बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि भाई ये बंदे की हॉबीज़ क्या है, ये बंदा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है क्या, अदरवाइज बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें देख के एक होलिस्टिक अंदाज लगा के उसको एडमिशन दी जाती है। पर ये चीज़ हम इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आबादी इतनी ज़्यादा है, वो अगर एक एक स्टूडेंट के लिए ऐसा करते बैठे तो उतनी तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ पे 60,000 बच्चे बैठेंगे, 1500 सीट्स के लिए कंपटीशन होगा, जनरल कैटेगरी की सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो तुझे ये बात समझनी पड़ेगी और यही मैं तुझे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि तुझे इस एग्ज़ाम में वो 2 घंटों में परफॉर्म करने के लिए अपने सबसे बेस्ट वर्जन पे जाना पड़ेगा। ये कोई और कोचिंग में नहीं बता रहे, कोई और जगह पे नहीं बता रहे, तुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसे चारमेंडर का इवॉल्व वर्जन होता है 4 मिलियन और फिर 4000, तुझे 4000 बनना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, अपनी प्रोडक्टिविटी को पीक पे लेके जाना पड़ेगा ताकि तू उन 2 घंटे में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। क्योंकि 60,000 लोग लगे हुए अलग अलग लेवल पे, तो तुझे उन सबको भी बीट करना है, साथ ही साथ अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो तू ये कैसे करेगा? जो कोचिंग्स बहुत बार मिस कर जाती है वो ये चीज़ कि तुम्हारा एक हैबिट होना चाहिए, तुमने अच्छी हैबिट्स इंक्लूड करनी है। मतलब तुम इस लेवल पे होने चाहिए कि अगर तुमने ठान लिया कि भाई कल मैं 6 घंटे पढ़ूंगा तो तू 6 घंटे पढ़ेगा, तेरा कंट्रोल तेरे सेंसेस पे होना चाहिए। गीता में भी एक बात बोली गई है कि अगर तुम्हारे इंद्रियों पे नियंत्रण है तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो। इंद्रियों का अर्थ है सेंसेस। तो ऐसा क्यों होता है कि केवल अर्जुन होता है जो चिड़िया की आँख को भेद पाता है और बाकी लोग नहीं? तो ये इसीलिए है क्योंकि अर्जुन का अपने सेंसेस पे कंट्रोल है। तो तुम्हें भी यही करना है। अगर इस कंपटीशन में तुमको सबसे आगे जाना है, तुमको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब तुम अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनोगे? 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, एक होगा फिजिकल फिटनेस, दूसरा होगा मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में कोई स्पोर्ट होना चाहिए, बीट रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या वॉट एवर यू लाइक। कुछ तो भी एक हो जिससे तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहे। और सेकंड तुम्हारा मेंटल फिटनेस, तुम्हारा माइंड काम हो। तुम अगर पूरे दिन में 6-6 घंटे डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स देख रहे हो, तो भाई तेरा कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा। देखो 2 घंटे यहाँ पे एक्सटेंसिवली रीड करना है, वो तू कैसे कर पाएगा जब तेरे दिमाग को उतनी आदत ही नहीं है। तेरी सिटिंग की हैबिट होनी चाहिए। तो तुम्हें तुम्हारे हैबिट्स पे फोकस करना पड़ेगा, जो पूरी कॉम्पिटिशन में कोई नहीं कर रहा। अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें, केवल 3% सिलेक्शन रेशियो है, 3%। तो अगर तुझे टॉप 3% में आना है तो तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 97% लोग नहीं कर रहे। तो ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो तुझे टॉप के 3% में ला रही है और 97% ऑफ द क्राउड से क्राउड को तू बीट कर पा रहा है? तो उसके लिए तुझे 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला, न्यूज़पेपर तो कब से पढ़ेगा? अभी से, कल से, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी शुरू कर दो। न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ोगे? तो 3 लेवल्स है इसमें। सबसे पहले आता है द हिंदू, ये हमारा आइडियल और ऑप्टिमम स्टेज है, द हिंदू। उसके बाद में द इंडियन एक्सप्रेस एंड तीसरे नंबर पे तुम बोल सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया। अब अगर तुमने कभी जीवन में पहले न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है तो भाई तुम टाइम्स ऑफ इंडिया या द हितवाद पढ़ना शुरू करो, 1-8 महीने के लिए ये पेपर समझो। क्योंकि होता क्या है, मैं 3 लेवल्स इसलिए बताया क्योंकि इनमें इंग्लिश की वोकैबलरी का डिफरेंस है। तो जो शब्द इस्तेमाल किए गए तुमको डिक्शनरी का कब इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर तुम टाइम्स ऑफ इंडिया या हितवाद खोलोगे। अगर तुमने पहले दिन ही हिंदू उठा लिया तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक वे ऑफ राइटिंग है और वो सीखने के लिए तुम्हें समय लगेगा। तो पहला 1 महीना जनवरी से लेके मान लो फरवरी एंड तक तुम लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया पे शुरू करो। अगर तुमको कुछ नहीं आता, अगर तेरी थोड़ी बहुत अच्छी है तो फिर तू इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकता है। तो 1 महीने बाद इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट होना, फिर फरवरी, मार्च, मे बी टिल अप्रैल तो इंडियन एक्सप्रेस पे अच्छे से रहना, एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स, मई, जून, यू शिफ्ट टू द हिंदू। एक और चीज़ जो मैंने करी थी, मैं दोनों पेपर पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस भी और द हिंदू भी। तो मैंने क्योंकि पढ़ने की एक हैबिट डालना होता है, तो मैं न्यूज़पेपर के थ्रू वो हैबिट डालना शुरू करा। क्योंकि क्लैट में भी ऐसा होता है कि वो पैसेजेस सीधा एडिटोरियल से उठाते हैं। अब इसमें से हमको कोई भी रैंडम पेज नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर में भी एक एडिटोरियल करके हेडिंग होता है, उसमें लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। और ये लोग ऐसे कोई भी नहीं होते, ये एक्सपर्ट्स होते हैं उनके फील्ड में। तो वो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जब तुम पढ़ते हो तो तुमको बहुत चीज़ें समझ में आती है। तो पहले शुरुआत करना है टाइम्स ऑफ इंडिया से, देन मूव टू इंडियन एक्सप्रेस, देन मूव टू हिंदू। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारा शेड्यूल ये होना चाहिए कि हर संडे को तुम 2 से 4 मॉक दोगे।
अगर तुमने मॉक नहीं दी, मॉक तुमको बताते क्या है, मॉक में तुमको पता चलता है कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, मॉक उसके सिवा और कुछ नहीं बताता। पर जब तुमको पता चलेगा कि अच्छा मैं सपोज 50 नंबर पे खड़ा हूँ, तो फिर तुमको पता चलेगा कि मेरे को 50 नंबर आ कहाँ से रहे, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे 50 नंबर आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे। जब तक तुम मॉक नहीं दोगे तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तेरा वीक एरिया कौन सा है। जब तेरा मॉक होगा, मॉक होने के बाद में उसको एनालाइज करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। एनालाइज करना मतलब ये देखना कि भाई मेरा जो सवाल सही हुआ तो वो सवाल सही क्यों, कैसे हुआ, अगर गलत हुआ तो वो क्यों हुआ, कौन सा वो सब्जेक्ट है। जैसे मैं थोड़ा और एग्जांपल दूँ तो तुमने मान लो क्यूटी के सेक्शन में तुम्हारे सारे सवाल गलत हो गए। अब हो सकता है इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न हो सकता है कि तुमको टेबल्स नहीं आते हो, तुमको मैथ्स का फियर तुमको हो सकता है फॉर्मूलाज लर्न नहीं हो, तुमको टाइम कम पड़ गया। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है। तो तुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीज़न है, या हो सकता है तुझे टॉपिक के बेसिक्स ही नहीं पता। अब जब तक तू ये नैरो डाउन नहीं करेगा कि तेरा क्या रीज़न है जिसकी वजह से नंबर नहीं आ रहे, तब तक तू आगे कैसे ग्रो करेगा। तो ये याद रखो कि मॉक देने के बाद मॉक को एनालाइज करो, अपने कौन सी चीज़ें जो तुम्हारे बीच में कमियां हैं उन कमियों को ढूंढो और उन कमियों को ठीक कर लो। ये ठीक करने वाला स्टेज कोई नहीं करता। क्लैट कोचिंग सिर्फ बता देते हैं कि भाई मॉक एनालिसिस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। इसलिए करना चाहिए और इस प्रकार से करना चाहिए। तो संडे को तेरा मॉक हो गया, मंडे या ट्यूसडे तक तेरे को आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद में वेडनेसडे थर्सडे तेरा एनालिसिस पूरा हो जाना चाहिए। एनालिसिस जनरली देखो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टाइम लेता है। तो अगर क्लैट का मॉक इज ऑफ 2 आवर्स, तेरा मॉक एनालिसिस विल बी फॉर ऑलमोस्ट 4 आवर्स, 4 to 6 आवर्स डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड द टाइम दैट यू हैव बीन डूइंग दैट। तो दूसरा हो गया मॉक एनालिसिस। और तीसरी चीज़ जो तुझे कंपटीशन से एलिवेट कराएगी वो होगी कि तेरे जो गोल्स रहेंगे ना वो अब से होने चाहिए वीकली मैनर में। अगर तुम मंथली गोल्स बना रहे हो कि सपोज जनवरी तुमने एक सब्जेक्ट को दे दिया, सपोज इंग्लिश मेरा जनवरी हो गया, फिर फरवरी मेरा लीगल हो गया, मार्च मेरा लॉजिकल हो गया, ऐसे करके हम अगर टाइम डिवाइड कर ले तो तुमको टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और तुम्हारे नंबर भी नहीं आएंगे। इससे बेटर वे होता है कि तुम एक वीकली वाइज टाइम टेबल बनाओ, मंडे से लेकर संडे तक। संडे को तुम्हारा होगा मॉक, उसके बाद में तुम करोगे एनालिसिस के बाद में वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उन एरियाज पे काम करोगे और फिर इस हिसाब से तुम चलोगे। तुम इसके बाद में एक और डिटेल्ड डे वाइज शेड्यूल रोज बना सकते हो, पर तुमको एक वीकली शेड्यूल तो बनाना ही बनाना है। और बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि भैया हमने कुछ अभी पढ़ाई करी नहीं है, हमने जस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू करी है, क्या हमने मॉक देना चाहिए का? इसका एक ही आंसर है, हाँ, तुमने मॉक तब से देना चाहिए जब से तुमने प्रिपरेशन शुरू करी। मैंने मेरा फर्स्ट मॉक दिया था, मेरे को 17 नंबर मिले थे 185 से। बहुत बढ़िया स्कोर नहीं है, बहुत खराब स्कोर है, बहुत खराब फील होता है। तो जो संडे वाले मॉक्स है ना, वही वो चीज़ है जो इंश्योर करेगी कि तुम्हारी गाड़ी चलते रहेगी। हर संडे को 2 से 4 तुम मॉक दे रहे हो, फिर मॉक एनालिसिस वीक एरियाज पे काम कर रहे हो और फिर अगला मॉक दे रहे हो, तो तुमको दिखेगा कि तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही। और अब ये चीज़ ना मैं तेरे लिए कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ तू खुद कर सकता है। तो ये तुझे खुद को इंश्योर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब तेरा प्रिपरेशन शुरू हुए, हर एक सब्जेक्ट में कुछ कोर एरियाज होते हैं, कोर टॉपिक्स तुमको समझ लेने हैं। तो जैसे तुमको सारे कोर टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे, उसके बाद में तुम्हारे मॉक में नंबर बढ़ने लगेंगे। उस टाइम तक तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, दैट्स ऑब्वियस, पर मॉक्स देते रहना, मॉक्स में गिव अप मत करना। अब अगर मैं एक रोड मैप बनाऊँ तो देखो, तुम लोग 11th में हो, तुम्हारा मार्च में हो गया 11th के एग्जाम्स होंगे, 12th में हो सकता है 1 महीना शुरू हो जाए अप्रैल में, देन यू विल हैव समर वैकेशंस। ये समर वैकेशंस तुम्हारे आखिरी वैकेशंस हैं। इसके बाद में तुम्हें ऐसा कोई टाइम नहीं मिलने वाला जहाँ पे तुम एक्सक्लूसिवली ग्लैड की पढ़ाई कर सको, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में ही है, अभी लगभग 320 दिन बचे हुए। तो तुझे इस समर वैकेशंस के ब्रेक को बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ लगाना है। वो कैसे करेगा? तो तेरा टारगेट होना चाहिए कि जब तक ये समर वैकेशंस खत्म हो, दैट वुड बी अराउंड मई और जून 20 के अराउंड हमारे यहाँ खत्म होते हैं, तुम्हारे यहाँ पे जो भी होगा, तो बाय जून 20 तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स के जो कोर कंसेप्ट्स हैं, कोर एरियाज हैं, वो तुम कंप्लीट कर सको। जैसे तुमको कोई अगर कोचिंग मिली होगी तो तुमको पता होगा कि क्या कोर सब्जेक्ट्स है। जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं कि देयर इज अ टोन ऑफ द पैसेज। फिर इंग्लिश में तो क्योंकि पूरा ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस है, तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। तुमको तुम्हारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी, तुमको कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव करना होगा। तुम अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो तुम्हारा एक डाइवर्स लिटरेचर के थ्रू एक एक्सपोजर होगा, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। फिर जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लें, लॉजिकल रीजनिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, एक एनालिटिकल रीजनिंग होता है, एक क्रिटिकल रीजनिंग होता है। अब एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें सवाल होंगे नंबर सीरीज जैसे, क्लॉक्स केस में, डायरेक्शंस केस में, ये सब कोर कंसेप्ट्स हुए। क्रिटिकल रीजनिंग केस में बोलोगे तो स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, असर्शन रीजनिंग,
स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे कुछ कुछ कोर पॉइंट्स है। तो हर सब्जेक्ट के 8-10 कोर सब्जेक्ट्स हैं। तुमको क्या करना है, एक जगह पे लिस्ट बनाओ और लिखो कि भाई ये सब्जेक्ट में ये 8 टॉपिक, ये सब्जेक्ट के ये 8 टॉपिक, और एक एक करके अपना टाइम एलोकेट करो साथ में विथ योर 11th के एग्जाम्स। ये नहीं करना है कि मेरे एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर मैं इस एग्जाम पे, क्लैट के एग्जाम पे पूरा फोकस करूँ। तेरे को अब प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है, जितना जल्दी शुरू करेगा उतना ज़्यादा देखो एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं जितनी चीज़ें बोला है उसको एक बार में सम अप करूँ, पहली चीज़, तुम्हें तुम्हारे सबसे भयंकर अवतार में ट्रांसफॉर्म होना है आने वाले 8-9 महीने में। यू हैव टू बी एट योर पीक ऑफ प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज़, तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा। टारगेट हमने करना है द हिंदू पढ़ने का, एकदम से नहीं होगा, शुरुआत हम एक्सप्रेस से करेंगे या टाइम्स ऑफ इंडिया, पर हमारा एंड गोल वुड बी हिंदू। तीसरी चीज़, मॉक्स हमने एकदम इमीडिएटली शुरू करनी है और हर संडे देनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम मॉक देंगे। चौथी चीज़ कि तुम्हारा वीकली एनालिसिस होना चाहिए, तुम्हारे वीक के बेसिस पे शेड्यूल बनना चाहिए। और पांचवी और आखिरी चीज़ कि तुझे कोर सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उन सब्जेक्ट्स की डेडलाइन रखनी है 15 या 20 जून तक के तेरे कोर सब्जेक्ट्स के सारे कंसेप्ट्स हो जाने चाहिए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। चलो, अब तुमको अगर और कुछ पूछना होगा तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।